पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ईविंग सार्कोमा डायग्नोज होने के बाद आमतौर पर आगे क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट के बाद सबसे कॉमन सवाल की कि आखिर ट्यूमर जो ईविंग सार्कोमा हमारा कैंसर है वो तो हड्डी में है, हमारे हाथ में है, पैर में है, घुटने में है। तो ऑपरेशन करके पहले वो कैंसर वाली हड्डी को क्यों नहीं निकाल देते, हम ऑपरेशन से पहले कीमोथेरेपी क्यों देते हैं, और उससे भी बड़ा डर कि क्या मेरा बच्चा इतनी कीमोथेरेपी झेल पाएगा, क्या कीमोथेरेपी पेनफुल होती है, क्या अगर ईविंग सार्कोमा की कीमोथेरेपी से वो ट्यूमर ख़त्म हो गया तो क्या फिर हम सर्जरी से बच जाएंगे। अगर आपके मन में भी यही सवाल आ रहे हैं तो अगले कुछ मिनटों में मैं इन सब का जवाब सिंपल भाषा में दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत गुप्ता और मैं एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। मैं हर हफ्ते आपके लिए बोन कैंसर और उसके इलाज से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता हूं, सिंपल भाषा में, बिना किसी हाई फाई मेडिकल लैंग्वेज के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि बोन कैंसर और उससे जुड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी कि ईविंग सार्कोमा का ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ कीमोथेरेपी भी नहीं होता, दोनों मिलकर ही ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि आखिर ऑपरेशन पहले क्यों नहीं, कीमोथेरेपी पहले क्यों। इसका जवाब के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर के कमरे में एक आग लगी है, लेकिन धुआं पूरे घर में फैलना शुरू हो चुका है। अगर आप सिर्फ उस कमरे की आग बुझा दें और बाकी घर को इग्नोर कर दें तो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। ईविंग सार्कोमा में भी कुछ ऐसे ही होता है। बहुत से पेशेंट्स में स्कैन्स सिर्फ एक हड्डी में ही ट्यूमर दिखाते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स पहले से ही बॉडी के दूसरे हिस्सों में मौजूद हो सकते हैं। यह इतने छोटे होते हैं कि हमारी एमआरआई, पेट सिटी स्कैन या किसी भी स्कैन में हमें नज़र नहीं आते। इसलिए कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की शुरुआत में ही दी जाती है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि बॉडी में मौजूद इन माइक्रोस्कोपिक सेल्स को किल करना, उनको मारना। अब कीमोथेरेपी का एक दूसरा फ़ायदा कि कीमोथेरेपी ट्यूमर के अंदर कैंसर सेल को मारना शुरू करती है, लेकिन एक बात याद रखिए, हर पेशेंट में ट्यूमर का साइज़ कम दिखना ज़रूरी नहीं है। कई बार एमआरआई में ट्यूमर उतना ही लग सकता है, लेकिन सर्जरी के बाद की पैथोलॉजी रिपोर्ट बताती है कि ट्यूमर के अंदर कितने परसेंट कैंसर सेल्स मर चुके हैं, यानी कि हमारा कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स कैसा आया। अब आते हैं सबसे कॉमन फियर पर, सबसे कॉमन डर पर कि डॉक्टर साहब, क्या मेरा बच्चा कीमोथेरेपी टॉलरेट कर पाएगा, क्या मेरा बच्चा ऐसी कीमोथेरेपी वाली दवाइयाँ झेल पाएगा। मैं जानता हूँ डायग्नोसिस के बाद पेरेंट्स ट्यूमर से कम, ईविंग सार्कोमा से कम, कीमोथेरेपी से ज़्यादा डरते हैं और ये डर बिल्कुल नॉर्मल है। सच ये है कि कीमोथेरेपी आसान ट्रीटमेंट नहीं होता, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बच्चे को हेयर फॉल होगा, उसके बाल झड़ जाएंगे, पेशेंट्स को उल्टी होगी, उसको नौजिया होगा, घबराहट होगी, कमज़ोरी आएगी और कुछ समय के लिए पेशेंट के ब्लड काउंट्स कम हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हो सकता है उसे ब्लड भी चढ़ाना पड़े। लेकिन एक अच्छी बात भी समझिए कि आज के टाइम में इनमें से मेजॉरिटी ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स को हम मेडिसिन से क्लोज मॉनिटरिंग की मदद से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हर कीमोथेरेपी साइकिल से पहले पेशेंट के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके हिसाब से डोजिंग भी एडजस्ट की जा सकती है। यानी आपका बच्चा कीमोथेरेपी अकेला नहीं ले रहा होता, पूरी की पूरी ऑन्कोलॉजी टीम हर स्टेप पर उसके साथ होती है। अब अगला सवाल, क्या कीमोथेरेपी पेनफुल होती है? कीमोथेरेपी अपने आप में बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती, रादर कीमोथेरेपी से हड्डी के कैंसर का जो दर्द है वो धीरे धीरे पेशेंट को कम होने लगता है। हाँ, कीमोथेरेपी में इंजेक्शन के लिए जो दर्द होगा उतना दर्द होता है, लेकिन अपने आप में कीमोथेरेपी पेनफुल नहीं होती। कीमोथेरेपी की कुछ मेडिसिन की वजह से पेशेंट को थकान, नौजिया
या दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इन्हें मैनेज करना भी ट्रीटमेंट का ही एक हिस्सा होता है। इसलिए अगर कीमोथेरेपी के दौरान कोई प्रॉब्लम हो तो उसे चुपचाप सहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजी टीम को इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। अब वो सवाल जो लगभग हर फैमिली हमसे पूछती है, अगर कीमोथेरेपी से ईविंग सार्कोमा ख़त्म हो गया तो क्या हम सर्जरी से बच जाएंगे या फिर भी हमें सर्जरी करने की ज़रूरत होगी। असल में कीमोथेरेपी के बाद स्कैन बहुत अच्छा दिख सकता है, कभी कभी ट्यूमर बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन सिर्फ स्कैन देखकर हम यह नहीं कह सकते कि एक भी कैंसर सेल बचा नहीं है। इसलिए लोकलाइज्ड ईविंग सार्कोमा में लोकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। यह मेजॉरिटी केसेस में सर्जरी होता है, लेकिन कुछ केसेस में रेडिएशन थेरेपी भी हो सकता है और कई पेशेंट्स में सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी अगर कीमोथेरेपी अच्छी तरह से काम करे तब भी मरीज को सर्जरी की ज़रूरत रहती है। मैं इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक सेंटेंस में कहना चाहता हूँ। कीमोथेरेपी और सर्जरी एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव नहीं हैं, यह एक टीम की तरह काम करती है। कीमोथेरेपी बॉडी में छुपे माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स को मारती है और दूसरी ओर सर्जरी कैंसर को सेफली रिमूव करती है, उसको लोकल कंट्रोल देती है और दोनों मिलकर ही ट्रीटमेंट को कंप्लीट बनाते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ईविंग सार्कोमा का ट्रीटमेंट कितने महीने चलता है, ईविंग सार्कोमा के ट्रीटमेंट की टाइमलाइन क्या होती है, पेशेंट को कितनी कीमोथेरेपी लगती है, पेशेंट की सर्जरी कब होती है और पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी में वापस कब आ सकता है। ये हर फैमिली का अगला सवाल होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते अगली वीडियो में। थैंक यू।